हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस यूजिंग आईओसी कंटेनर के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो आज का एजेंडा क्या है हमारा, वो सबसे पहले वन बाय वन करके देखते हैं। उसके बाद हम सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले आज का एजेंडा हम देखते हैं। आज का एजेंडा है ट्रांजिएंट, स्कोप एंड सिंगलटन लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांजिएंट के बारे में। सबसे पहले सर्विस लाइफ टाइम इन डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। A service lifetime indicates when a new object of the service has to be created by the IOC or DI container। तो ये सर्विस का डिफिनीशन होता है। अब कितने तरह के लाइफ टाइम होते हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास 3 तरह के लाइफ टाइम होते हैं। पहला होता है ट्रांजिएंट, दूसरा होता है स्कोप्ड एंड तीसरा होता है सिंगलटन। Transient service are created each time they are requested and are not shared across different requests and component। ट्रांजिएंट सर्विस के केस में हमारा हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब भी हमारा रिक्वेस्ट रेज होता है। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट रेज होता है, जब भी इंजेक्ट होता है। स्कोप्ड lifetime of a scope is equivalent to the lifetime of an HTTP request। Service registered with a scoped lifetime will be maintained and used during the lifetime of the scope or HTTP request they have been created in। तो स्कोप्ड के बारे में कहा जाता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है हर रिक्वेस्ट के बेस पे चेंज होता है। यानी कि ट्रांजिएंट के केस में एक ही रिक्वेस्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है, जबकि स्कोप्ड के केस में हर रिक्वेस्ट में मतलब एक रिक्वेस्ट के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। एंड फॉर सिंगलटन के बारे में कहा जाता है कि पूरे एप्लीकेशंस में चाहे कितने भी रिक्वेस्ट हों, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। अब इसको ग्राफ के थ्रू भी हम समझते हैं कि कैसे तीनों में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें ग्राफ के थ्रू हमने समझाने की कोशिश किया है। अब देख सकते हैं कि हमने 3 तरह के लिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एग्जांपल लिया है। पहला ट्रांजिएंट का है, मिडिल में स्कोप्ड का है एंड लास्ट में सिंगलटन का है। तो रिक्वेस्ट 1 के केस में आप देख सकते हैं कि जितना बार इंजेक्ट होता है उतना बार ट्रांजिएंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे रिक्वेस्ट 1 में हमने 2 बार इंजेक्ट किया तो 2 बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जबकि स्कोप्ड में सिंगल रिक्वेस्ट के लिए एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड सिंगलटन में भी एक रिक्वेस्ट के लिए एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। रिक्वेस्ट 2 में आप देख सकते हैं ट्रांजिएंट में हर बार रिक्वेस्ट आईडी चेंज हो रहा है, जैसे ट्रांजिएंट 1, ट्रांजिएंट 2, ट्रांजिएंट 3, ट्रांजिएंट 4। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्कोप्ड के केस में ये दोनों इंजेक्शंस में स्कोप्ड में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब रिक्वेस्ट चेंज होता है तो स्कोप्ड के केस में अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जबकि सिंगलटन में चाहे मल्टीपल रिक्वेस्ट क्यों ना हो, हर बार सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है। तो ये तीनों लाइफ टाइम में डिफरेंस होता है। अब इन तीनों पॉइंट को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हमारे एप्लीकेशंस में कैसे बिहेव करते हैं। इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और इसको आपको एग्जांपल बना के सारे पॉइंट को समझाता हूँ। तो ये एप्लीकेशंस मैंने ओपन कर दिया है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए एक बार मैं इसका ईवाई देख लेता हूँ कि कैसा हमारा एप्लीकेशंस का ईवाई रेंडर हो रहा है। उसके बाद सारे पॉइंट को वन बाय वन करके कवर करूँगा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशंस ओपन होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं, एप्लीकेशंस ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। हमने अपने एप्लीकेशंस में 2 व्यू बनाए हैं, एक होम के लिए, दूसरा अबाउट के लिए, और एक ही कंट्रोलर बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि व्यू वाले पेज पे हमने सिटी को रेंडर कराया है।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लेआउट है हमारा एप्लीकेशंस का। अब हम एप्लीकेशंस के फाइल्स वाले फोल्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक सर्विस बनाया था, सिटी सर्विस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिटी सर्विस है, और हम अपने सिटी को अपना जो सर्विस है उसके कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज किया था। इसके बाद एक मेथड बनाया था जो कि सिटी के अंदर में जो भी कंटेंट है उसको हम कंट्रोलर के थ्रू व्यू पे रेंडर करा सके। ये हमारा सर्विस था। इसके बाद हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास यानी कि इंटरफेस बनाया था, उसमें हमने एक ही मेथड रखा था जो सर्विस के अंदर में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब होम कंट्रोलर के अंदर में आ जाते हैं। होम कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने उस इंटरफेस का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। उसके बाद हमारा जो कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। जब एक बार ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है तो हम अपने होम वाले एक्शन मेथड में उस ऑब्जेक्ट के बेस पे उस सर्विस के अंदर में जो भी हमारा मेथड है उसको कॉल किया था। तो इस तरह का हमारा बेसिक एप्लीकेशंस है। अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में भी हमने डी ओ आई कंटेनर का यूज किया था, जिसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट सर्विस डिस्क्रिप्टर का यूज किया था। उसके बाद हमने इंटरफेस का नाम प्रोवाइड किया था, फिर सर्विस का किया था, और लाइफ टाइम में हमने सिंगलटन का यूज किया था। अब यहीं पे हम तीनों लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस केस में कैसा बिहेव करता है। तो इस प्रोग्राम को, इस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन में कुछ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेस के अंदर में एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टी इस तरह होगा, GUID गेट सर्विस इंस्टेंस आईडी, और हम गेट केवल यानी कि रीड ओनली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो हमने गेट एसएसएस का यूज कर दिया। अब इसको हम सर्विस के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सिटीज वाले में। यहाँ पे एक हम प्राइवेट वेरिएबल पहले बना लेते हैं। तो हमारा प्राइवेट वेरिएबल होगा प्राइवेट GUID। उसके बाद हम प्राइवेट वेरिएबल का नाम यहाँ दे देते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अंडरस्कोर कर देता हूँ, और लास्ट में कॉलन लगा देता हूँ। अब मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो हमारा प्रॉपर्टी था पब्लिक GUID गेट इंस्टेंस आईडी। इसमें हमारा गेट वाला है रिटर्न, और मैं इसे यूज कर दिया, लास्ट में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम क्या था, मैं देख लेता हूँ। ये था गेट। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन सर्विस के अंदर में हो चुका है। अब मैं अपने कंट्रोलर के अंदर में जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको GUID प्रोवाइड कर सकते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में हम अपने प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल टू न्यू GUID। ठीक है, GUID यहाँ हर बार नया क्रिएट होकर असाइन होगा। ठीक है, अब मैं अपने आ जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर में। तो मैं आ गया होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में आने के बाद मैं इन तीनों का तीन तीन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं तीनों को बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और हर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ 1, इसका 2, इसका 3। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं 3 नाम कर देता हूँ। इसको भी कॉपी पेस्ट 3 बार कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सर्विस 1, सर्विस 2 एंड सर्विस 3 इसका नाम मैं
रख लेता हूँ। ठीक, अब इसको भी 3 बार कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल दिया उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज कर देते हैं। ये हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 वेरिएबल लिया, तीनों को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको जो मैं उसके सिटी को गेट कर रहा हूँ, किसी एक वेरिएबल से गेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं व्यू बैक के अंदर में जो हमारा जीयूआईडी होगा उसको असाइन करता हूँ। तो हमारा हो गया व्यू बैक। तो पहला जो हमारा यूआईडी है उसको इस तरह से ले लेते हैं, सर्विस इंस्टेंस। यहाँ पे आ जाते हैं सर्विस इंस्टेंस आईडी इक्वल टू जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको गेट करते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टी है गेट इंस्टेंस आईडी। इसको मैं 3 बार लिख देता हूँ। इसके ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया, फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेता हूँ। हर बार मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहा हूँ कि जीयूआईडी हमारा क्या बन रहा है। तो इसे भी 3 बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा व्यू बैक 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये हर बार अलग अलग ऑब्जेक्ट से मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब इस व्यू बैक को हम अपने व्यू के अंदर में डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं व्यू के अंदर में। यहाँ पे एक हम डिव लेते हैं, डिव डिव के अंदर में हमारा कोड एक्सप्रेशन आ गया, कोड एक्सप्रेशन आ गया, व्यू बैक। और व्यू बैक का जो भी नाम है यहाँ से उठा के हम डाल देते हैं। ये 1 हो गया। इसी तरह 3 व्यू बैक लिया तो तीनों को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। व्यू बैक 1 हो गया, व्यू बैक 2 हो गया, व्यू बैक 3 हो गया। तीनों का नाम मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमने 3 व्यू बैक अपने कंट्रोलर के अंदर में लिया है, एक्शन मेथड के अंदर में लिया है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारा जीयूआईडी क्या बन रहा है। सबसे पहले हम ट्रांजिएंट को देख लेते हैं, उसके बाद स्कोप को देखेंगे, उसके बाद हम सिंगलटन को देखेंगे। देखते हैं कि हर केस में, हर रिक्वेस्ट में क्या जीयूआईडी हमारा क्रिएट होता है। देख लेते हैं, हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है। होम सिटी के अंदर में हमने न्यू जीयूआईडी क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में और मैं इसमें कर देता हूँ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट के केस में देखते हैं क्या जीयूआईडी हमारा बनता है। हमारा एप्लीकेशन ओपन होने वाला है, जीयूआईडी डॉट न्यू जीयूआईडी। ठीक है, अब हम ट्रांजिएंट के केस में देखते हैं कि हमारा किस तरह से जीयूआईडी क्रिएट हो रहा है। तो ट्रांजिएंट के अंदर में आ गए, अब देख सकते हैं कि हमारा जीयूआईडी कैसे क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ट्रांजिएंट के केस में अलग अलग जीयूआईडी क्रिएट हो रहा है। ये तो हमारा सिंगल रिक्वेस्ट में हो गया। अगर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ तो फिर से ट्रांजिएंट के केस में अलग अलग जीयूआईडी क्रिएट हो गया। तो ट्रांजिएंट के केस में चाहे हम ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टेंस बना दे तो हर इंस्टेंस के लिए हमारा जीयूआईडी होता है। हर बार जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये होता है ट्रांजिएंट का स्कोप। अब मैं स्कोप में देख लेता हूँ स्कोप में क्या होता है।
तो स्कोप्ड में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने स्कोप्ड कर दिया। अभी इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो स्कोप्ड में देख सकते हैं कि तीनों इंस्टेंस यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के लिए एक ही जीवाईडी क्रिएट हुआ है, लेकिन जब हम न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा जीवाईडी चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जीवाईडी चेंज हो चुका है। यानी कि सेम रिक्वेस्ट के लिए अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी रखा है तो सेम ही जीवाईडी क्रिएट होता है। ये जीवाईडी चेंज तभी होगा जब हम नया रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्कोप्ड के केस में। अब हम सिंगलटन के केस में करते हैं। तो सिंगलटन के केस में सारे रिक्वेस्ट में एक ही जीवाईडी क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिंगलटन में भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। देख सकते हैं सारे के केस में एक ही जीवाईडी है। अगर मैं रिक्वेस्ट को हिट भी करता हूँ, मल्टीपल बार भी हिट करता हूँ, तो सेम ही जीवाईडी हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे दिखाया था, ये दिखाया था, इसके अंदर भी हमने यही पॉइंट को दिखाया था, ठीक है। ये ट्रांजिएंट के केस में हर बार अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। स्कोप्ड के केस में एक रिक्वेस्ट में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जबकि सिंगलटन में पूरे एप्लीकेशंस में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल समझाया था। अब यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर के अंदर में ये हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो तीनों का केस में हमारा ट्रांजिएंट में अलग अलग यूआईडी बन रहा था, जबकि स्कोप्ड में सिंगल रिक्वेस्ट में एक ही यूआईडी बन रहा था, एंड सिंगलटन में मल्टीपल रिक्वेस्ट में भी एक ही यूआईडी बन रहा था। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। So thank you and good day for this video.